रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं माही बोलती है कि आप लोगों से मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। तभी तो आपने सोचा होगा कि चलो इसकी शादी का पहला फंक्शन ही खराब कर देते हैं। आप में से कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। राही बोलती है ऐसा नहीं है। इधर बाप बोलती है अगर कोई तुझसे प्यार करे ना तो भी तू हर रोज़ हमेशा तमाशा करती रहती है। लोग अगर तेरी खुशी में शामिल होना चाहते हो ना तो भी वो वापस चले जाते हैं। माही बोलती है आप लोगों ने कभी भी मुझे अपना नहीं माना। मेरे माँ बाप भी मुझे छोड़कर चले गए। अनु बोलती है तू हमेशा से बस यही ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। तू ही बता दे माही, तूने हम में से किसी को भी अपना माना है क्या? माही चीज़ों को इधर उधर फेंकने लग जाती है। गौतम माही के पास आता है, माही को संभालता है। वो बोलता है सॉरी। गौतम बोलता है माही मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन ये लोग मुझ पर शायद भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। गौतम सबके सामने हाथ जोड़कर बोलता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और अंश अगर तुम्हें मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो ना तो सॉरी, मैंने तुमसे ऐसी बात की नहीं थी। गौतम बोलता है आप लोग तो मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आप सब लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ। मेरे और माही की शादी होने वाली है, प्लीज़ हमारे फंक्शन ख़राब मत कीजिए। आप लोग खुश नहीं हो लेकिन बस खुश होने का दिखावा ही कर लीजिए। अनुपमा बोलती है जैसे तू अच्छा बनने का दिखावा कर रहा है। गौतम बोलता है आपको जो समझना है समझ लीजिए। मैं आप सब लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ हमारी खुशी को खुशी ही रहने दीजिए। मुरियो बोलती है इन सब बातों को यहीं छोड़ दो, क्या थी मीता, तुम दोनों माही की मेहंदी कर दो। इधर हम देखते हैं अनुपमा अंश से बात करती है। अंश बोलता है अनुमा मैं यहाँ पर सिर्फ पापा की हेल्प करने के लिए रुका था। ये गौतम अच्छा बनने का दिखावा कर रहा है। ये हमेशा हम लोगों को धमकी देता है कि बच्चे को छीन लेगा। अनु बोलती है अंश तू एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है। तू काम के लिए ससुराल पर निर्भर रह रहा है तो तू कभी भी ससुराल में इज्जत नहीं पा पाएगा। लेकिन तेरी एक बात सही है कि ये गौतम है ना, ये माही की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। माही की खुशी के लिए मैं गौतम को एक मौका देना चाहती थी, लेकिन देख इसका असली चेहरा सामने आ ही गया। अंश अभी हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हमें जल्दी ही कुछ करना होगा और गौतम की सच्चाई सब लोगों के सामने लानी होगी ताकि ये किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना कर पाए। आगे हम देखते हैं साफ फैमिली घर जा रही होती है। पराग बोलता है माही अब हमारी बेटी है और हमारी बेटी की खुशियों में कोई भी क्लेश नहीं होना चाहिए। आज जो कुछ हुआ था वो फिर से नहीं होना चाहिए। अनुपमा बोलती है हाँ आप सही बोल रहे हैं, आज जो हुआ था नहीं होना चाहिए और बहुत कुछ है जो नहीं होना चाहिए। पराग बोलता है आज जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन अगली बार आप मेहमान बनकर आइए, मेहमान बन के यहाँ रहिए और मेहमान बनकर ही लौट जाइए। मोटिबा बोलती है अंश हमारे साथ रह रहा है, इसे हम समझाएंगे, लेकिन अंश को एक बात याद रखनी होगी, ये अकेला इस घर का जमाई नहीं है। अनुपमा बोलती है हाँ आप सही बोल रही हैं, आपको ये बात गौतम जी को भी समझानी होगी। मोटिबा बोलती है वैसे अंश को आपको संभालना चाहिए था, लेकिन आपने प्रेम को संभाला तो हम आपका एहसान चुका रहे हैं, बस आप यही समझ लीजिएगा। मोटिबा बोलती है आप माही के मायके वाले हैं, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, ना तोहफा और ना ही तमाशा। इधर अंश बोल रहा होता है सॉरी मोटिबा मुझसे गलती हो गई। माही बोलती है अंश अगर तुझे माफ़ी मांगनी है तो गौतम जी से मांग। मोटिबा बोलती है हाँ अंश माही सही बोल रही है, बदतमीजी अगर तूने गौतम जी के साथ की है तो माफ़ी भी तुम्हें इनसे ही मांगनी होगी। गौतम बोलता है मोटिबा रहने दीजिए, लेकिन हम देखते हैं अंश बोल रहा होता है सॉरी मुझसे गलती हो गई। अंश अपने रूम में चला जाता है, वो काफ़ी गुस्से में होता है। प्रार्थना बोलती है अंश इतना गुस्सा मत करो। अंश बोलता है तुम तो चुप रहो, तुम्हारे पति को तुम्हारा एक्स पति इतना कुछ सुना रहा था लेकिन तुमने कुछ भी नहीं बोला। प्रार्थना बोलती है अगर मैं उस सिचुएशन में कुछ बोलती तो बात और बढ़ जाती। अंश बोलता है हाँ तो तुमने यही सोचा कि मैं भी तमाशा देखती हूँ। अंश बोलता है प्रार्थना मुझे लगता है तुम भी मुझे मूर्ख ही समझती हो। प्रार्थना बोलती है अंश ऐसा कुछ भी नहीं है। अंश बोलता है तो फिर तुम हमेशा चुपचाप ही क्यों खड़ी रहती हो। वो गौतम और माही इस बच्चे के बारे में ये बोलते हैं कि वो हमसे बच्चा छीन लेंगे, लेकिन प्रार्थना तुम क्यों नहीं बोलती कि ये सिर्फ हम दोनों का बच्चा है। अंश गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इधर प्रार्थना बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। प्रार्थना बोलती है समझ नहीं आ रहा अंश मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर रहा, पता नहीं अंश को क्या हो गया है। यहाँ हम देखते हैं गौतम सारी बातें सुन रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। आगे हम अनुपमा को देखते हैं। हम देखते हैं गौतम वहाँ आता है। गौतम बोलता है आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, क्या बात करनी है। अनुपमा बोलती है पहले उसे बुलाओ जिसे मुझे बात करनी है, मैं असली गौतम गांधी से बात करना चाहती हूँ, इस मखौटे के साथ तुमसे नहीं। गौतम बोलता है आप मुझे बहुत अच्छे से समझती हैं। गौतम बोलता है आपके सामने असली गौतम गांधी ही खड़ा है, बोलिए आपको क्या बात करनी थी। अनुपमा बोलती है तो मेरी बेटी से शादी नहीं करेगा। गौतम बोलता है आपकी खुद की बेटी आपकी बात नहीं सुनती तो होने वाला दामाद आपकी बात क्यों सुनेगा, और वैसे भी मैं आपकी बात क्यों मानूं। अनुपमा बोलती है अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा ना तो मैं वह तुम्हारा हाल करूंगी जो तू सोच भी नहीं सकता। गौतम बोलता है अरे मैं तो डर गया, और वैसे भी अनुपमा जी मुझे आपकी बेटी में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे कोटारी फैमिली में वापस जाना था और उस माही के अलावा मेरे पास कोई और सीढ़ी नहीं है।
लेकिन कोठारी परिवार में वापस जाने का, अंश और प्रार्थना को हमेशा के लिए अलग करने का, कोठारी फैमिली से बदला लेने का, आपसे बदला लेने का और आपकी बेटी राही को बर्बाद करने का मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, आपकी लाडली बेटी माही। अनुपमा बोलती है, मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करने के बारे में सोचना भी मत। गौतम बोलता है, सॉरी सासू माँ, लेकिन आपकी बेटी को बलि का बकरा बनना ही पड़ेगा। अनुपमा बोलती है, शायद नहीं। वहाँ पर माही भी आ जाती है। माही बोलती है, थैंक यू अनुमा, आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा ली। आप इस गौतम को एक थप्पड़ लगा दो। हम देखते हैं अनुपमा गौतम को थप्पड़ लगा देती है, लेकिन अनुपमा ये सब कुछ सिर्फ अपने सपने में देखती है। अनुपमा उठ जाती है। वो सोच रही होती है कि सुबह का सपना सच होता है, काश ये सपना भी सच हो जाए, उस गौतम की सच्चाई माही के सामने आ जाए, सब कुछ बर्बाद होने से बच जाएगा। आगे हम बा को देखते हैं। बा बोलती है, मुझे तो पहले से ही पता था, उन कोठारीज के वहाँ पर जाएंगे ना तो कोई ना कोई तमाशा ज़रूर होगा। बा बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। अनुपमा बोलती है, ये सब कुछ उस गौतम की वजह से हो रहा है, उसने जानबूझकर अंश को भड़काया। इधर तोशु बोलता है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा अंश वहाँ पर क्यों रुक रहा है, अगर उसकी इतनी बेइज्जती हुई है तो उसे वहाँ नहीं रहना चाहिए। अनु बोलती है, बड़े बुजुर्ग सही बोलते हैं, जो जमाई ससुराल में रहता है उसकी इतनी इज्जत नहीं होती। बा बोलती है, ये तो बात सही है, और एक ये बात भी सही है कि जहाँ पर बिजनेस को फैमिली से ऊपर रखा जाता है ना, वो घर बर्बाद ही होता है। अनु बोलती है, हाँ, और बिजनेस में हमेशा बस फायदे को ही देखा जाता है। तोशु बोलता है, और गौतम कोठारीज को फ़ायदा करवा रहा है, तभी तो वो वहाँ पर रुका हुआ है। बा बोलती है, ये वही गौतम है जो उन्हीं की बेटी को मारता पीटता था। तोशु बोलता है, सच में बड़े लोगों के लिए परिवार से ज़्यादा पैसा इंपॉर्टेंट होता है। बा बोलती है, बस एक बार माही की शादी हो जाए, इसके बाद मैं उस घर की तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगी, हमें उस घर से कोई रिश्ता नहीं रखना। तोशु बोलता है, बा ऐसा मत बोलो, वो मेरी बेटी का ससुराल है। बा बोलती है, तुझे लग रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है वसुंधरा कोठारी ने तो ये रिश्ता सच में तोड़ दिया है। आगे हम देखते हैं ईशानी लाइट्स ऑफ करके बैठी हुई होती है। पाकी ईशानी के पास जाती है और बोलती है, ईशू, अगर तू ऐसे ही रूम में बंद रहेगी, किसी से बात नहीं करेगी, तो तू डिप्रेशन का शिकार हो जाएगी। पाही बोलती है, चल ईशानी, हम दोनों चलकर साथ मूवी देखेंगे। ईशानी बोलती है, मुझे कहीं नहीं जाना, आप यहाँ से चली जाओ। पाकी दुखी होकर वहाँ से आ जाती है। इधर ईशू रो रही होती है। अनुपमा देखती है कि पाकी बहुत अपसेट है। अनु बोलती है, पाकी क्या हुआ। पाकी अनु को बताती है कि ईशानी ना कुछ खा रही है, ना कुछ पी रही है, ना ही वो रूम से बाहर निकल रही है। मम्मी, आप ही कुछ कीजिए ना, आप ही उसे इस ट्रॉमे से बाहर निकाल सकती है। अनुपमा ईशानी के पास आती है। ईशानी को लगता है कि पाकी यहाँ आई है। ईशानी बोलती है, मम्मा यहाँ से चली जाओ, लेकिन वो देखती है कि यहाँ पर तो अनुमा है। अनुपमा बोलती है, ईशानी क्या हुआ, तो ऐसे अंधेरे में क्यों बैठी हुई है। ईशानी बोलती है, अनुमा, पहले अंधेरे से डर लगता था, लेकिन अब तो मुझे रोशनी से भी डर लग रहा है। अनुपमा ईशानी को समझाती है कि पहले हमें अंधेरे से डर लगता है, लेकिन जब हम अंधेरे से रोशनी में जाते हैं तो एक बार रोशनी आंखों में चुभती है, लेकिन फिर धीरे धीरे आंखों को रोशनी की आदत हो जाती है। अगर हम बाहर ही नहीं निकलेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे। अनु ईशानी को समझाती है कि जब तू ठीक से देखेगी ना तो हर चीज़ अच्छी नज़र आएगी। ईशानी बोलती है, लेकिन देखने के लिए आपकी नज़र चाहिए। अनुपमा बोलती है, नज़र नहीं, नज़रिया। अनुपमा ईशु को बोलती है, तू मेरे साथ चलेगी क्या। ईशु बोलती है, कहाँ चलना है। अनुपमा बोलती है, बस तू मेरे साथ चल। आगे हम माही को देखते हैं। माही अपनी मेहंदी को देख रही होती है। राही वहाँ आती है। राही बोलती है, माही, मेहंदी का रंग फीका है तो शायद भगवान तुझे कोई इशारा दे रहे होंगे। माही बोलती है कि अगर अनुमा और अंश की वजह से खुशियों का रंग फीका हो सकता है तो मेहंदी तो क्या ही चीज़ है। राही बोलती है, तू मम्मी को गलत समझ रही है माही। माही बोलती है, आप अनुमा से नाराज़ हो तो सही, लेकिन मैं अनुमा से नाराज़ हूँ तो गलत। मोटिबा सारी बातें सुनती है। मोटिबा उन लोगों के पास आती है और बोलती है, मायके के साथ साथ अब बेटी को अपनी माँ की उंगली भी छोड़ देनी चाहिए, वरना बेटी ना मायके की रहती है और ना ससुराल की रहती है। मोटिबा राही से हल्दी छीन लेती है और बोलती है, काम हम कर लेंगे, तुम बस अपनी माँ को समझा दो कि शादी के किसी भी फंक्शन में तमाशा ना करें। राही दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। मोटिबा बोलती है, इस लड़की को सिर्फ दो काम आते हैं, एक झगड़ना और दूसरा रोना, अब ये रो रो कर मनहूसियत फैलाएगी। क्याथी बोलती है, प्लीज़ बा, ऐसा मत बोलिए। मोटिबा बोलती है, तुम तो रहने ही दो क्याथी, 4 दिन अपनी समधन के साथ क्या घूम आई, तुम तो उन्हीं की बन गई हो। तुम जाओ और अपनी बहू को समझाओ कि वो माही के जैसी बने, वरना हम उसे परी जैसा बना देंगे। हम उसे और परी दोनों को ही उनके मायके में बैठा देंगे। क्याथी और मीता वहाँ से चली जाती है। इधर माही बोलती है, मोटिबा, अनुमा हमेशा राही को कोई ना कोई पट्टी पढ़ाती रहती है, राही उनकी बातों में आ जाती है, लेकिन मैं उनकी बात नहीं मानती। आप देखना, मैं बहुत अच्छी बहू बनूंगी, बहुत अच्छी बेटी बनूंगी। गौतम जी बिजनेस को संभालेंगे और मैं घर परिवार को संभालूंगी। लेकिन मोटिबा, मुझे गौतम जी के लिए बुरा लगता है, वो परिवार के लिए इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी सब लोग उन्हें ही बातें सुनाते हैं, और मुझे बुरा लग रहा है कि गौतम जी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन फिर भी अंश के पास ज़्यादा पावर है, गौतम जी को अंश के अंडर काम करना पड़ रहा है।
आगे हम अनुपमा और ईशानी को देखते हैं। अनु ईशानी को मार्केट में ले आती है। अनु बोलती है, आसपास अपनी जगह को देख। हम लोगों को लगता है कि हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा दुख है, लेकिन हम आसपास देखेंगे तो पता चलता है सभी लोग दुखी है। तो उस बलून वाले को ही देख ले, वो एक एक बलून को बेचने के लिए कितने लोगों के पीछे भाग रहा होगा। सुबह से अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहा है। तो उधर उस बूढ़े आदमी को देख, इसे इस उम्र में भी काम करना पड़ रहा है। ऐसे ही कई लोग हैं जो काम करते हैं। कई लोग तो होते हैं जो खाने के लिए तरसते हैं, उनके पास छतें भी नहीं होती। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई दुख होता है। इसके बाद हम देखते हैं अनुपमा ईशानी को हॉस्पिटल के बाहर ले आती है। अनु बोलती है, तू आसपास देख, कितने लोग बीमार है, कितने लोगों को चोट आई हुई है। यहाँ पर कुछ लोग तो बीमार है, किसी को चोट आई है, और कुछ लोग उनकी फैमिली है। ये सभी लोग यहाँ हॉस्पिटल में आए हैं क्योंकि इन लोगों को ज़िंदगी की कीमत का पता है। आगे हम राही को देखते हैं। वो बहुत गुस्से में होती है। प्रेम बोलता है, राही क्या हुआ, तुम्हें लग जाएगी। राही सोच रही होती है, प्रेम पहले से ही काम की वजह से परेशान है, मैं इसे और परेशान नहीं करना चाहती। प्रेम राही के पास आता है। राही बोलती है, मैं बस अपने ईयरिंग्स ढूंढ रही थी। प्रेम बोलता है, मुझे लगता है कि अंश सही बोल रहा था, उस गौतम ने ही अंश को उकसाया होगा। हम अंश को बहुत अच्छे से जानते हैं। काश हम लोगों के हाथ कोई ऐसा सबूत लग जाए जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये गौतम बस अच्छा बनने का नाटक कर रहा है। आगे हम देखते हैं अनु और ईशानी दोनों घर के पास आ जाते हैं। अनु ईशानी को समझाती है कि जिंदगी भारी सबको लगती है, लेकिन हमें इसे बोझ नहीं बनाना चाहिए। गलतियां सबसे हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग जीना ही छोड़ दें। मुझे पता है तुझसे गलती हुई है और तुझे इसके लिए गिल्टी फील हो रहा है, होना भी चाहिए। तुझे लगता है ना कि तूने परी की जिंदगी बर्बाद की है, तो तू परी के साथ उसका दुख बांट। तू अपने दुख में डूबकर मत बैठ, किसी और की खुशी की वजह बन। तू खुद कितनी बड़ी मुश्किल से बाहर निकल कर आई है। अनुपमा ईशानी को समझाती है कि तू यूँ बस छुप कर मत बैठ, अपना दर्द किसी और के साथ बांटना सीख ईशानी। ईशानी, तुझे यूँ डिप्रेशन को पकड़ कर नहीं बैठना है, इन सब चीज़ों से तुझे बाहर निकलना है। ईशानी बोलती है, अनुमा अगर गिव अप करने का मन करेगा तो। अनुपमा बोलती है, हाँ करेगा, लेकिन पूरा परिवार तेरे साथ है, सब लोग तेरी हिम्मत बनेंगे। तुझे लड़ना भी खुद से है और जीतना भी खुद से ही है। डिप्रेशन आजकल किसी को भी हो जाता है, तेरी माँ को भी हुआ था, मुझे भी हुआ था, लेकिन हम लोग डिप्रेशन से बाहर आए ना। जब पाखी डिप्रेशन में चली गई थी तो उसे डिप्रेशन से मैंने बाहर निकाला था, और जब मैं डिप्रेशन में थी तो मुझे मेरी माँ ने डिप्रेशन से बाहर निकाला था। और तेरे पास तो तेरी माँ भी है और तेरी माँ की माँ भी है, और हमारे साथ बा भी है, तो हम तीनों मिलकर तेरे डिप्रेशन की ऐसी तैसी कर देंगे। तुझे बिल्कुल भी नहीं घबराना ईशानी। ईशानी अनु को गले लगाती है और बोलती है, थैंक यू अनुमा, पता नहीं मैं ये कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, लेकिन कोशिश ज़रूर करूंगी। अनु बोलती है, तूने बोला है ना कोशिश करेगी, तो तू ये ज़रूर कर पाएगी। अनु बोलती है, और हाँ ऐसे सूखा सूखा थैंक यू नहीं चलेगा, मेरा गला सूख गया है तो मेरे लिए आइसक्रीम लिया। तभी हम देखते हैं अनुपमा के पास किसी का कॉल आता है। हम देखते हैं जो आदमी कॉल करता है वो बोलता है, हमें अनुपमा जोशी को कैटरिंग का ऑर्डर देना था। अनुपमा बोलती है, कैटरिंग? वो आदमी बोलता है कि हाँ प्लीज़ मना मत कीजिएगा, हमारे घर पर इवेंट है और हमने आपका बहुत नाम सुना है। प्लीज़ मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा, आप जल्दी से हमारे यहाँ पर आ जाइएगा और कैटरिंग का ऑर्डर ले लीजिए। इसके बाद वो आदमी कॉल रख देता है। इधर अनुपमा हेलो हेलो करते रह जाती है। वो सोच रही होती है कि मैंने तो कब से ये काम बंद कर दिया है। अनु सोचती है कि अनु की रसोई के लिए कैटरिंग का ऑर्डर आया है, लेकिन अनु की रसोई को तो बंद हुए लगभग 1 साल होने वाला है। आगे हम अंश को देखते हैं। अंश बोल रहा होता है, क्या? राही बोलती है, हाँ अंश, मुझे, प्रेम को और मम्मी को तुझ पर भरोसा है, लेकिन बाकी सब लोग उस गौतम की बातों में आ गए हैं, हमें गौतम को एक्सपोज करना ही होगा। अंश तो कुछ बोलना, माही जैसी भी हो लेकिन हमारी बहन है और हम उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकते। एक बार अगर ये गौतम इस घर में आ गया, उसकी और माही की शादी हो गई ना, तो फिर गौतम को बहुत सारे हक मिल जाएंगे और वो उसका गलत इस्तेमाल करेगा। ऐसा हम नहीं होने दे सकते। राही बोलती है, हमें बस सबूत इकट्ठे करने हैं, तो मेरा साथ देगा ना अंश? अंश को बार बार माही की, गौतम की और बाकी सब लोगों की बातें याद आती है। राही बोलती है, बोलना अंश। अंश बोलता है, रहने दीजिए, आप उस गौतम को जानती है ना, वो कितना शातिर है, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वैसे भी पापा और मोटिवा कभी मेरी बात पर भरोसा नहीं करते, मैं उस गौतम और माही की वजह से और इंसल्ट नहीं करवाना चाहता। अंश दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। इधर राही और ज़्यादा परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं अन्नू की रसोई में आ जाती है। अनु को याद आता है कैसे उसने अनु की रसोई को शुरू किया था, कैसे वहाँ पर प्रेम और सब लोग साथ मिलकर काम करते थे, कैसे अनु की रसोई में आग लग गई थी। अनु पुराने दिनों को ही याद करती है। अनु सोच रही होती है, कान्हा जी अचानक से इतना बड़ा ऑर्डर आया है, कहीं ये कोई इशारा तो नहीं? उस आदमी का मेरे पास कॉल आया और मैं उसको मना भी नहीं कर पाई, मुझे बात करने का मौका भी नहीं मिला, उन्होंने पहले ही फ़ोन रख दिया। मैं वापस कॉल करके मना कर सकती थी, लेकिन मेरा दिल भी नहीं कर रहा मना करने को। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। कान्हा जी, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, मेरी रसोई का सारा सामान जल गया, कैसे करूँगी? सब कुछ तो जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। मन कर रहा है कि सब कुछ फिर से शुरू कर दूँ, लेकिन सारा सामान भी तो कहाँ से लेकर आऊँ?
अगली सुबह हम गौतम को देखते हैं। गौतम को पता चलता है कि प्रेम ने कंपनी के अकाउंट से इतने सारे पैसे निकाले हैं, लेकिन वो डैड को नहीं बताया। गौतम ये भी याद करता है कि कैसे उस दिन प्रेम इतना ज़्यादा परेशान हो गया था। गौतम तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। गौतम सोचता है मुझे पता लगाना ही होगा। हम देखते हैं माही वहाँ पर आती है। माही गौतम को कुछ काम बताती है। गौतम बोल रहा होता है, माही आज हमारी हल्दी है, तुम बस हल्दी पर फोकस करो। माही बोलती है, और आप किस पर फोकस करोगी? गौतम बोलता है, मैं अपनी होने वाली वाइफ पर। माही बोलती है, मुझे रेडी होना है। माही वहाँ से चली जाती है। गौतम सोचता है कि उस अनुपमा के लाडले ने मेहंदी का रंग फीका किया था ना, अब हल्दी के अंदर तड़का प्रेम लगाएगा। आगे हम अनुपमा को, ईशानी को और पाखी को देखते हैं। हम देखते हैं अनु खाना बना रही होती है। वो बोलती है कि ये सब कुछ रेडी हो गया है, ईशानी तू इन्हें जल्दी से डब्बे में पैक कर दे। ईशु बोलती है, इन पर लेबल भी लगाने हैं ना, मैं वो भी कर लेती हूँ। ईशु वहाँ से चली जाती है। इधर पाखी बोलती है, मम्मी थैंक यू, आपकी वजह से ईशानी बाहर आई है। अनु बोलती है, अभी तो मैं संभाल रही हूँ, लेकिन आगे ईशानी को भी तुझे संभालना है और अपने आप को भी। ईशानी को काम में इतना बिजी रखना है कि वो कुछ और सोच भी ना पाए। पाखी बोलती है, ठीक है मम्मी। आगे हम देखते हैं बा भी वहाँ पर आ जाती है। बा बोलती है, देख अनुपमा, मैंने मिश्री और सौंफ का ऐसा मिक्सचर बनाया है, तो इसे काम में ले लेना। अनु बोलती है, ये तो बहुत अच्छा है। बा बोलती है, ये सब कुछ मैंने सोशल मीडिया पर देखकर बनाया है। अनु बोलती है, अब ये सब्जी भी रेडी हो गई है, ऑर्डर का काम पूरा हो गया। बा बोलती है, वैसे इतने महीनों बाद ये ऑर्डर आया तो तूने इसे क्यों एक्सेप्ट किया, इसके पीछे क्या वजह है? अनु बोलती है, जब ये ऑर्डर आया ना तो मुझे लगा कि कोई मुझे अपने पहले दिनों की याद दिला रहा है। अनु बोलती है, मैं मना कैसे कर देती। इस ऑर्डर की वजह से ही तो अनु की रसोई की जो सांसें थमी हुई थी वो फिर से चलने लगी। और वैसे भी ये खाना बनाना मेरे लिए काम थोड़ी ना है, ये मेरे लिए थेरेपी है। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे हल्दी की रस्म चल रही होती है। हम देखते हैं अनुपमा और पूरा परिवार वहां पहुंच जाते हैं। यहाँ पर अनुपमा माही को तो हल्दी लगा देती है, लेकिन वो गौतम को जब हल्दी लगाती है तो उसे एक थप्पड़ मारती है। गौतम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। गाइस, अनुपमा सीरियल की डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें।